हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं अपने भौतिकी, अपने फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो कि विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर, जैसा कि आपको दिख गया होगा यहां पर, जो पाठ 9 है। उसको क्या है भाई पाठ 9 में? हमें पाठ 9 में पढ़ना है बल तथा गति के नियम को। अब भाई चलिए बात कर लेते हैं अलग अलग। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं किसकी भाई? बल की, है ना। और गति के नियम के जहां तक सवाल है, तो गति अकेले को, सिर्फ गति को, गति के बारे में हमने इसके पिछले चैप्टर जो पाठ 8 है उसमें देख रखा है भाई। उसके बारे में हमको सब कुछ आ चुका है। लेकिन वहां से हमें एक बात समझ में आती है कि जो गति होना, गति किसी वस्तु में होना, इसकी निर्भरता होती है बल के ऊपर। मतलब जब तक कोई बल नहीं लगेगा तब तक कोई वस्तु गति नहीं कर पाएगी, ऐसा कुछ है। तो मतलब बल और गति के बारे में अब इसमें डिस्कस करेंगे। मतलब हम पहले बल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद बल के कारण, बेसिकली जो गति परिवर्तन होता है उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही जो गति का नियम है, जैसा कि हमने उस चैप्टर में पढ़ा क्या भाई, गति के समीकरण को, यहां पे पढ़ेंगे गति के नियम को। और बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि गति के समीकरण और गति के नियम में। तो भाई ये नियम है, लॉ है, और वो इक्वेशन ऑफ मोशन था, वो समीकरण थी। ठीक है, हम चर्चा करेंगे और ये सारे डाउट्स को दूर भी करेंगे। तो भैया चलिए देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमको देखने हैं। तो आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं इस चैप्टर के परिचय को, मतलब इसके सिलेबस ओवरव्यू को, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ना है भाई। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट हम। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना भाई बल और उसकी परिभाषा, उसके प्रकार। तो थोड़ी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, है ना, ताकि हमें पता तो चल जाए कि हमें क्या क्या करना रहेगा भाई, तब तो हम करेंगे इसको। तो भैया सबसे पहले हमारे पास आता है क्या? बल। बल क्या होता है भाई? तो बल के बारे में कुछ इस तरीके से हमने सुन रखा है कि जो पुशिंग और पुलिंग होता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को जैसे ये पुश कर रहा है ना, किसी वस्तु को धक्का दे रहे, या किसी वस्तु को खींच रहे, खिंचाव, मतलब धक्का या खिंचाव जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं भाई? बल। ये अब से पहले कहते थे, अब नए तरीके से कहेंगे। अब कैसे कहेंगे भाई? तो अब हम ऐसा कहेंगे कि बल वह बाहरी कारक है ना। हम थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज करेंगे ताकि हमारा पूरा चैप्टर खुल जाएगा उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, हम जैसा कि ऐसे करते ही हुए आ रहे हैं पिछले चैप्टर्स में, आपने देखा जिन लोगों ने भाई हमारे साथ जो पिछले चैप्टर्स पूरे सेशन में बने हुए थे, उन्होंने देखा है कि हमने सीखा है, हमने पढ़ा नहीं, हमने याद नहीं किया, हमने सीखा। ठीक है, तो भाई हम अभी भी यही काम कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। कैसे सीखेंगे? तो भाई सबसे पहले बल के बारे में हम इस तरीके की डेफिनेशन ही फॉर्म करेंगे ना, जिससे कि पूरे चैप्टर्स के टॉपिक्स हमको दिखने लग जाए। तो बल के लिए क्या कहते हैं? बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु में परिवर्तन कर सकता है या कोशिश कर सकता है। मतलब या तो परिवर्तन कर देगा या फिर परिवर्तन करने की कोशिश करेगा। किन किन चीजों में भाई? तो वस्तु के आकृति में, वस्तु के आकृति में, वस्तु के वेग में, और वस्तु के दिशा में। ये तीन चीजों में वो बल जो है वो परिवर्तन करेगा, करने की कोशिश करेगा। अब आप सोच के देखिए, आपको लगेगा हाँ यार ऐसा ही तो होता है। कैसे? तो पहली चीज हम क्या बात करें भाई, कि जैसे कोई चीज रेस्ट पे, जैसे ऐसे रखी हुई है वस्तु, अब धक्का दिया और बहुत ज्यादा जोर से धक्का दे दिया, वो चलने लग गया भाई, तो उसके वेग में परिवर्तन हो गया ना। अब साइकिल चल रही है, अब उसको रोकना है भाई, ब्रेक लगाते ना, ब्रेक लगाते मतलब क्या? बल लगाते हैं ना। और बाहरी कारक है ना, बाह्य कारक है ना, तो वेग में परिवर्तन कर दिया ना। मतलब आपने 0 से उसको बढ़ा करके एक वेलोसिटी तक ले गए, और उसके पास एक वेलोसिटी चल रही थी, उसको उठा करके कितना कर दिया? 0 कर दिया। दोनों चीज कर दिया, मतलब रुकी चीज को चला सकते हैं, चलती हुई चीज को रोक सकते हैं। ये भाई वेग में परिवर्तन हो गया, ये कर सकते हैं ना बल लगा के। अच्छा, दिशा में परिवर्तन। अब दिशा में परिवर्तन का मतलब क्या होता है भाई? तो जैसे आपने देखा है ना कि अब एकदम सिंपल सी बात करते हैं, बॉलर ने बॉल डाली, बैट्समैन ने क्या किया भाई? बल लगाया और दूसरी उसकी दिशा बदल दी। बॉल आ रही है इधर से, टकराई और चली गई दूसरी दिशा में, तो भाई दिशा बदल गई ना। अच्छा, वो दिशा बदलने के लिए ऐसा तो होगा नहीं ना कि बॉल ऐसा फेंका, वो अपने आप बॉल इधर गई और हवा में ऐसे मुड़ गई, भाई ऐसा तो होगा नहीं, बल लगानी पड़ेगी तभी होगा, है ना। तो बैट्समैन ने क्या किया भाई? हिट किया, मतलब बैट्समैन ने अपना बल लगाया।
जो बैट्समैन ने अपना बल लगाया तो वो बॉल की दिशा को बदल दिया, तो मतलब दिशा को भी हम बदल सकते हैं। सिमिलरली साइकिल की बात करते हैं, साइकिल के हैंडल जो होता है उसको भाई मोड़ने के लिए बल लगाना होता है ना, कार की दिशा को मोड़ने के लिए बल लगाना पड़ता है ना स्टीयरिंग पे। सिमिलरली मतलब ये समझ जाते हैं कि भाई बल लगा के मैं दिशा बदल सकूं। और आकृति के बारे में तो क्या ही कहना भैया, आकृति जैसे आपने रबर बैंड को खींचते हैं उसकी आकृति बदल जाती है। इरेजर जो मिटाने के लिए जो यूज करते हैं भैया उसको दबाओ वो कंप्रेस हो जाता है, भाई खींचेंगे इलोंगेट भाई हो जाता है। या आपने देखा होगा जो पेन में स्प्रिंग निकलता है ना उसके साथ भी हम खेलते हैं भाई, ऐसा दबाते हैं छोटा हो जाता है, ऐसा खींचते हैं फिर छोड़ देते हैं फिर अपनी जगह पे आ जाता है। मतलब क्या समझ में आ रहा है भाई कि हम उसकी आकृति परिवर्तित कर पा रहे हैं। अर्थात ऐसा भी और भी कह सकते हैं भाई, जैसे लोहे को देखा होगा पीट पीट करके उसकी आकृति बदल देते हैं। तो मतलब क्या क्या बल वह बाहरी कारक है जो इन तीनों को बदल सकता है या फिर कोशिश कर सकता है। अब मैं कहूंगा वेग के लिए मैं दीवार को धक्का मारूं, क्या दीवार आगे चल जाएगी? नहीं जाएगी, ठीक है ना, मैं उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। सिमिलरली मैं दिशा की बात कर रहा हूं भाई कि भाई मैं किसी चीज की दिशा परिवर्तित करने की कोशिश कर रहा हूं, हवा बह रही है खूब तेजी से, मैं ऐसा खड़ा हो गया भैया अब हवा इधर की डायरेक्शन में बहने लगी, मैं हवा की दिशा बदलने को चल रहा हूं, तो मैं कर सकता हूं क्या? नहीं। लेकिन मान लो एक तखत एक खूब बड़ा सा बोर्ड लेकर के खड़ा हो गया तो कुछ तो बदल ही दूंगा, तो मैं कोशिश कर सकता हूं मैं। और आकृति मतलब मैं लोहे का एक प्लेट लेकर के आया, मैं उसे ऐसा कोशिश करो कि भैया उसको है ना खींच के मैं लंबा कर दूंगा, तो ऐसा कर नहीं सकता, करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अर्थात एक चीज समझ में आती है ये तीनों परिवर्तित हो जाएगी या फिर करने की कोशिश की जाएगी, इसी को कहते हैं भैया बल। अब इसके प्रकार की बात करेंगे तो भैया इसका जो प्रकार होता है वो हो जाता है कैसा भाई, तो इसका जो प्रकार है वो अलग अलग कैटेगराइजेशन है। जैसे यहां पे हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हम करेंगे संतुलित बल और असंतुलित बल की। एक तो संतुलित बल की और दूसरी असंतुलित बल की। अब संतुलित बल का मतलब क्या भाई, तो ऐसा समझ लीजिए एक वस्तु है, इसके ऊपर इधर से भी उतना ही बल लगाया जा रहा है और इधर से भी उतना ही बल लगाया जा रहा है, ये दोनों बल का मान जो है वो बराबर है, ये 2 बोल देता हूं ये 1 बोल देता हूं, ये 1 और 2 दोनों बराबर है, तो संतुलन में है ना, कोई दिक्कत नहीं। और असंतुलित बल का मतलब भाई इधर से जो बल लग रहा है वो ज्यादा है और इधर से जो लग रहा है वो कम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा F1 माइनस F2, ठीक है। मतलब ऐसा भी कह सकता हूं मैं कि यहां पे ये F1 बड़ा है F2 छोटा है, ऐसा मैं कह ले रहा हूं। अब जैसे एक बात समझिए ना, जैसे हम लोग कई लोग लाइन में ऐसे खड़े हैं एक के पीछे एक, जैसे स्कूल में खड़े होते हैं है ना। अब क्या हुआ, पीछे से किसी ने धक्का दिया, हमने आगे एक हाथ लगा लिया, पीछे ने भी धक्का दिया, अब जितना उसने धक्का दिया उतना आगे हाथ लगा लेते, मैं जहां हूं वहीं पे हूं, मतलब संतुलित। अब मैंने जो बल मेरे ऊपर जो पीछे से लगा वो तेज धक्का लगा और मैं आगे धीरे धक्का लगा पाऊं, तो मैं आगे की तरफ गिर जाऊंगा ऐसे। इसका मतलब क्या हो गया भाई, असंतुलित बल लग गया है ना, अनबैलेंस हो गया। नहीं कहते गिर गए तो कहते अरे यार वो अनबैलेंस हो गए थे इसलिए गिर गए, मतलब क्या अनबैलेंस्ड फोर्स, उसका मतलब बैलेंस्ड फोर्स। तो इस प्रकार से हमें समझ में आती है भाई कि हमें क्या पढ़ना है, बल क्या परिभाषा, बल के फिर प्रकार को भी समझ लिया। अब जरा बात करते हैं बल के लिए नियम, मतलब जो बल के जो नियम है ना, ये अल्टीमेटली किसके लिए भाई, ये गति के नियम है। ये जो बल के नियम लिखे हुए हैं ये किसके लिए, अल्टीमेटली गति के लिए। तो ये जो हो जाते हैं यहां पे क्या भाई, गति के नियम, ठीक है। अब कैसे भाई, तो गति के लिए 3 नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा भाई, प्रथम नियम जो है वो जड़त्व पे आधारित है, द्वितीय नियम संवेग पे, और जो तृतीय नियम है वो क्रिया और प्रतिक्रिया पर आधारित है। क्या होता है भाई, तो तीनों की थोड़ी थोड़ी सी और बात कर ली जाए तो जड़त्व का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है कि जो वस्तु जिस स्थिति में है उसी में रहेगी। मतलब मान लो किसी की चलने की प्रवृत्ति है तो चलते रहना चाहेगी है ना, वो रुकेगी नहीं। अच्छा ये वाला थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन ये जरूर समझ में आएगा क्योंकि जैसे कि मान लो एक बुक है मैंने टेबल पर रख दी, वो पड़ी ही रहेगी ना, या अपने आप वहां से चल करके दूसरी जगह चली जाएगी? नहीं जाएगी, ठीक है। मतलब जो जिस अवस्था में है उसी में रहेगी, वो अपनी स्थिति अपने आप कभी परिवर्तित नहीं करेगी। कब परिवर्तित होगी, जब बल लगे। मैं उस बुक को उठा करके दूसरी जगह ले जाऊंगा, मतलब मैंने बल लगाया तो वो चली जाएगी। अदरवाइज वो अपनी टेबल पे पड़ी है बुक, वो टेबल पे ही पड़ी रहेगी। एक पत्थर जहां पड़ा है वहीं के वहीं पड़ा रहेगा, मतलब जो जिस स्थिति में उसी में रहेगा, ठीक है ना। इस पे बेस्ड है हमारा पहला नियम जड़त्व। दूसरा जो नियम है वो किसके ऊपर बेस्ड है भाई, संवेग। संवेग जो होता है एक टर्म है, हम देखेंगे P = mv, द्रव्यमान इंटू वेग, है ना, द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। मैं अगर किसी के ऊपर ज्यादा बल लगा रहा हूं तो उसके वेग में ज्यादा परिवर्तन होगा, अगर किसी वस्तु के ऊपर मैं कम बल लगाऊंगा तो उसके वेग में कम परिवर्तन होगा। भाई आप एक बात समझिए, साइकिल एक अपना दोस्त चला रहा है, अपन पीछे से धक्का दे रहे, कहते हैं अपन जोर से धक्का देंगे तो जल्दी से उसका वेग परिवर्तन होगा ना, तेजी से झटके से जाएगा ना।
और अगर धीरे 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 बल लगा रहे तो धीरे धीरे जाएगा भाई। तो ये उसी के ऊपर बेस्ड है। ये किसके ऊपर भाई? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है ना। बल जो है ये समानुपाती है किसके? त्वरण के। ये इसके ऊपर बेस्ड है भाई, ठीक, संवेग वाला सेकंड नियम। और क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया तो सबको पता होगा भाई, है ना। अपन अपने दोस्त को एक तमाचा मारेंगे तो वो भी एक तमाचा मारेगा, यही तो है भाई क्रिया प्रतिक्रिया, है ना। लेकिन ऐसा नहीं भाई, ठीक है, ये तो मजाक मस्ती वाली बात। हम अपन बात करते हैं, हम ऐसा कहना चाहते हैं कि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, अगर इसके ऊपर मैं ऐसा एक फोर्स लगा रहा हूं तो ये वस्तु भी मेरे ऊपर फोर्स लगाएगी। इसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। हम दीवार पे ऐसा धक्का देते हैं तो दीवार पे बल लगता है, तो मेरे हाथ पे भी तो बल लगता है ना, हाथ में भी तो प्रेशर पड़ता है ना। तो वो हो गया भैया हमारा क्रिया और प्रतिक्रिया। फिर आखिरी में आ जाता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है भाई? तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो वस्तुएं, है ना, पिड्डू सबने खेला होगा भाई, है ना। वो जो ऐसा ऐसा ऐसे पत्थर से ऐसे रख करके हम यहां से थ्रो करते हैं, ये जो है ये जो पत्थर होते हैं वो आगे बिखर जाते हैं और बॉल पीछे आ जाती है। ये सबने काम किया। ये क्या है भाई? ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत। जरा समझिए, इसका मतलब होता है कि कोई भी दो चीजें अगर टकराती है तो टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद ये इधर चलने लगेगी और ये इधर चलने लगेगी। भाई दो चीजें, जैसे दो गाड़ियां आई ऐसे टक्कर हुई तो क्या होता है भाई? वो बहुत सारा फोर्स वहां पे एक साथ एक्सर्ट होता है। या फिर अगर मैं कहता हूं एक गेंद इधर एक गेंद इधर है, इस गेंद से इस गेंद को मारिए, ये कंचे देखे होंगे, एक कंचा यहां पर रखा है, दूसरे कंचे से मार रहे, तो क्या होता है भाई? ये गया टकराया और उसमें भी गति आ गई, दूसरे कंचे में भी, है ना। ऐसा एक कंचा रखो, एक से हमने मारा तो ये दूसरे वाले में भी गति आ गई। मतलब क्या कि पहले टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग। संवेग क्या होता है भाई? द्रव्यमान इंटू वेग। ये हमेशा ही कांस्टेंट होता है, सेम रहता है, ये परिवर्तित नहीं होता, ये बदलता नहीं है, ये कांस्टेंट रहता है। तो जब ये कांस्टेंट रहता है, नहीं बदलता है, तो इसी चीज को कहते हैं हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत। मतलब टकराने से पूर्व और टकराने के बाद, किसी भी पिंड में टकराने से पूर्व और टकराने के बाद जो उसका संवेग रहता है वो सदैव संरक्षित रहता है, ठीक है। तो इतना सब कुछ हमें देखना है हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत। बड़ा मजा आने वाला है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होने वाला है भाई। ये जो बल है ना, ये हमारा बेसिक फंडामेंटल, बिल्कुल जो बेसिक कहते हैं ना, उन कॉन्सेप्ट्स में से एक है। और हमें पता है ना, साइंस में जितना बेहतर कॉन्सेप्ट आपको बनेंगे उतना मजा आएगा, और जितना रटने के टेक्निक पे चलते जाएंगे उतनी डिफिकल्टीज बढ़ती जाएगी। तो भाई क्यों रटना जब सीखना आसान है? तो जब आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ है तो भैया सीखना बिल्कुल आसान है। क्या करना है आपको आगे चैप्टर्स के लिए? तो आपको अपने सर्च बॉक्स में डालना है magnetbrains.com। आपको इस तरीके से आपके पूरे कोर्सेस मिल जाएंगे, जिनमें से जो कोर्स एक्सप्लोर करना चाहे कर सकते हैं। सपोज आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से टैप करेंगे, आपके सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप यूपी बोर्ड से हैं या एनटीएस या ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन करें, आप टैप कीजिए, आपको सारे ही सेगमेंट्स मिल जाएंगे। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, टैप कीजिए, आपको वहां से इंग्लिश के लिए मिल जाएगी डिटेल्स। एंड अगर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हैं, आप अपने क्लास को टैप कीजिए, आपके सारे ही वीडियोस मिल जाते हैं, सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाते हैं। सपोज आपको फिजिक्स देखना है, वॉच नाउ पे टैप करेंगे, आपके सारे ही चैप्टर्स अरेंज फॉर्मेट में मिल जाते हैं, जिसमें एक ही फोल्डर के अंदर आपको आपके कंसेप्ट वीडियोस, आपके वन शॉट रिवीजन वीडियोस, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ इजीली यहीं पर मिल जाता है भाई। टैप करेंगे, आपका वीडियो प्ले हो जाता है और आप इसमें जहां चाहे वहां पर पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके अपने अगले वीडियो पे भी जा सकते हैं भाई। आपको बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आए आपके लिए 6 to 12th फ्री एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट्स और एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, हम मिलेंगे इस चैप्टर के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।